नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप्स हैं इसके विरुद्ध चलाया गया है। तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और इस ऑपरेशन सिंधु से रिलेटेड हैं। तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया? इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट वाज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड? ओके, तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा, पिछले ही महीने पहलगाम हमला किया आतंकवादियों के द्वारा, और इसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप हमने 7 मई को पाकिस्तान में स्थित 9 अलग अलग जो आतंकी कैंप थे, है ना, इसमें हमने अलग अलग ऑपरेशंस किए और इनके जो ये आतंकी ठिकाने थे इनको नष्ट किया। ठीक है, तो ये पहलगाम हमला किया था आतंकवादियों ने, इसके ही प्रतिक्रिया स्वरूप हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बाकी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो ये पहलगाम नामक जगह है, ये आपको जम्मू कश्मीर जो यूटी है यहाँ पर ही देखने को मिलता है। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये बेसरन घाटी के अंतर्गत देखने को मिला था ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसरन वैली या फिर बेसरन घाटी देखने को मिलती है पहलगाम के अंतर्गत, जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा इस पूरी घटना में आतंकवादियों के द्वारा 26 नागरिकों की हत्या की गई, जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर को आधिकारिक रूप से कब लॉन्च किया गया? व्हेन वाज ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियल लॉन्च? ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये 7 मई 2025 को हमारी भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस ऑपरेशन में याद रखिएगा, जो आतंकी कैंप पाकिस्तान में अलग अलग लोकेशन पर स्थित थे, तो ऐसे लगभग 9 आतंकी कैंप को भारतीय सेना के द्वारा टारगेट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग 9 आतंकी कैंप थे। ठीक है, तो इनको टारगेट किया गया है ना। और अभी हाल ही में जो कल के ही दिन सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये बताया है कि लगभग उन्होंने 100 आतंकियों को मारा है और ऐसे अलग अलग लगभग 9 कैंप को टारगेट किया है। ठीक है, इसके अलावा जो पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर रहा है, इसमें लगभग 40 जो पाकिस्तानी सैनिक थे, है ना, उनकी जान गई है, 40 अन्य सैनिक और अधिकारियों की जान गई है, 100 या उससे अधिक जो आतंकी थे उनकी जान गई है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हमने नष्ट किया है ना। जो पाकिस्तान की कुछ एयरफील्ड और बेस हैं उनको भी हमने यहाँ पर हानि पहुँचाई है। तो ये पूरी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय सेना की, उसमें ये भारतीय सेना की तरफ से ही सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो याद रखिएगा। और ये 7 मई 2025 को ही ऑपरेशन सिंदूर, है ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ये नाम भी रखिएगा याद कि ये पूरा ऑपरेशन था, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक ब्रीफिंग का नेतृत्व किसने किया है? हु लेड द ऑफिशियल ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, है ना। इन दोनों ने आधिकारिक ब्रीफिंग की है इस पूरे ऑपरेशन की। आपने अक्सर इनको मीडिया के सामने आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा होगा। इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है, और कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, तो आपको याद रखना है इन दोनों के ही नाम। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो व्योमिका सिंह है ये इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके नाम भी याद रखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ठीक है,
देखिए ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है ये रूस के द्वारा डेवलप किया गया है और रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा, और जो कि भारत ने रूस से लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी देश की जो बॉर्डर है ना, उसको सेफ्टी प्रदान करता है और किसी भी प्रकार की मिसाइल, किसी भी प्रकार का जो बम होता है, ठीक है, उसको हवा में ही नष्ट कर देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, रूस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, याद रखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, S-400 रूस के अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया एक लंबी दूरी का सतह से हवा पे मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है ना। मतलब इसमें ये मिसाइलें होती हैं और यदि कोई भी दुश्मन मिसाइल या फिर मान लीजिए ड्रोन किसी देश में एंटर करता है तो उसको ये हवा में ही मार के गिरा देता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सभी को हवा में ही मार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, इसके बारे में और डिटेल हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, S-400 सिस्टम का मुख्य उपयोग क्या है ना। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ S-400 सिस्टम। ठीक है, तो इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो वायु रक्षा है ना, एयर डिफेंस। ओके, तो एयर डिफेंस इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ डिटेलिंग है, आपको याद रखना है कि इसमें अलग अलग टाइप की मिसाइलें होती हैं, अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन को ऊपर ही हवा में ही नष्ट कर देती हैं और या फिर किसी भी देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रखिएगा, साल 2008 में भारत ने रूस से ये जो S-400 सिस्टम है, इसके 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए है ना, जिसको हम लगभग $5.4 बिलियन बोलेंगे, है ना, इसका सौदा किया था। और 3 स्क्वाड्रन वर्तमान में ये चालू कंडीशन में है और 2 जो अन्य हैं वो 2026 तक चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर S-400 की कुछ डिटेलिंग यहाँ पर है, जैसे कि देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइल होती हैं, जैसे कि 9M, 96E है ना, 48N, 6E2, इसके अलावा 48N, 6DM, 40N6E है ना। इनकी जो क्षमता है ये अलग अलग रेंज है, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये 400 किलोमीटर का ऑपरेशन रेंज है, मतलब 40 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की रेंज में ये क्या कर सकता है, जो दुश्मन है उसको तबाह कर सकता है हवा में ही। ठीक है, इसके अलावा 4800 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम स्पीड है। 30 से 60 किलोमीटर की हाइट में ये जो भी दुश्मन है ना, उसको क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। 600 किलोमीटर के टारगेट को ही डिटेक्ट कर लेता है। इसका जो रडार सिस्टम है ना, वो 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को डिटेक्ट कर लेता है और फिर 40 से 400 किलोमीटर में उसको फायर कर सकता है। इसके अलावा 5 से 10 मिनट में डिप्लॉयमेंट टाइम है इसका, तो याद रखिएगा ना। तो ये सारी डिटेल है और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में S-400 मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अक्सर आपने सुना होगा भारत के जो नेता हैं उनके मुंह से, है ना, कि सुदर्शन चक्र के नाम से इसको हम जानते हैं। जो ये S-400 सिस्टम हमने रूस से ख़रीदा है तो इसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में 5 देशों ने ये ख़रीदा है, जिसमें भारत, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, राफेल विमान किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। विच कंपनी मैन्युफैक्चरर्स द राफेल फाइटर जेट, है ना। तो देखिए, जब हमने 7 मई को ये ऑपरेशन चलाया इनके आतंकी कैंप के खिलाफ, है ना, तो उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक करना स्टार्ट कर दिए और हमारे भारतीय सेना ने भी उसकी जवाबी कार्यवाही की, है ना। और इसमें राफेल विमान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस विमान के द्वारा हमने अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के द्वारा उनके जो आतंकी कैंप थे उनको टारगेट किया, जो पाकिस्तान के बेस थे उनको हमने टारगेट किया। ठीक है, तो जो कौन सी कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है, डिटेलिंग हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, डिसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है। ये कि फ्रांस की कंपनी है, याद रखिएगा, है ना, और इसने ही राफेल को बनाया है और भारत ने इसी कंपनी से राफेल को ख़रीदा है। ठीक है, तो राफेल की बहुत सारी खासियत हैं। अत्याधुनिक ये फाइटर जेट है, आपको पता होना चाहिए। और आप देखेंगे तो लगभग 3700 किलोमीटर इसकी क्या है रेंज है। इसके अलावा 2200 से 2300 किलोमीटर पर घंटा इसकी टॉप स्पीड है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, तो डसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, विंग की लंबाई, हाइट, है ना, हर एक डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, अधिकतम क्लाइंब रेट क्या है, तो ये सारी इसमें टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा से,
ठीक है, और आगे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये कंपनी है ना, फाइटर जेट तो बनाती है, साथ ही साथ में अन्य सैन्य विमान हो गए, बिजनेस जेट हो गए, अंतरिक्ष प्रणालियों की डिज़ाइन हो गई, तो ये सब काम भी करती है, तो दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? हाउ मैनी टेरर कैंप्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो 7 मई को जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया आतंकी कैंपों के खिलाफ, तो इसमें हमने पाकिस्तान में लगभग 9 आतंकी कैंपों को टारगेट किया। ठीक है, यहाँ पर 9 के नाम लिखे हुए हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बस नंबर पूछ सकता है कि कितने कैंपों को हमने टारगेट किया। ठीक है, और इसमें खासतौर पर एक जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, है ना, ये बहावलपुर, ठीक है, एक प्रकार का हेडक्वार्टर था और बहुत अंदर जा कर के हमने इसको टारगेट किया, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में गहराई से निशाना साधने के लिए किस मिसाइल या फिर गोला बारूद का हमने उपयोग किया? विच मिसाइल और म्यूनिशन वॉज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर फॉर डीप प्रेसिजन स्ट्राइक? ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो हमने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का यूज़ किया है, याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा स्कैल्प क्रूज मिसाइल क्या है। तो ये जो मिसाइल है, ये याद रखिएगा, जो हमारा राफेल विमान है, ठीक है, उसके माध्यम से ही इसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं, इसका कोड नेम है, याद रखिएगा। लगभग 1300 किलो वजनी है ये, लंबाई 5.1 मीटर है। राफेल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है ना, और रेंज लगभग 560 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये नीचे सेट होती है और फिर इसको इससे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, फ्रेंच कंपनी के द्वारा ही इसको बनाया गया है, ब्रिटेन के साथ डेवलप किया गया है। ये एयर टू सरफेस है ना, एयर टू सरफेस मतलब एयर से सरफेस पर इसको मार किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसोनिक यानी आवाज़ की गति से थोड़ा कम इसकी स्पीड है और टारगेट बंकर, रनवे, कमांड सेंटर जैसे लक्ष्यों को भी टारगेट कर सकती है। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने टारगेट सेट किए थे उसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेलिंग है स्कैल्प क्रूज 2 मिसाइल के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ये नाम याद रखिएगा, स्टॉर्म शैडो। लंबी दूरी की एयर टू लॉन्च क्रूज मिसाइल है, फ्रांस के द्वारा निर्मित है, जो कि राफेल के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य एक बम था, हैमर प्रिसीजन बम। ओके, तो इसको भी यूज़ किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राफेल है ना, यहाँ पर ही ये इस प्रकार का बम लगा हुआ है और इसके द्वारा भी दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये स्मार्ट स्टैंड ऑफ बम है और इसकी रेंज लगभग 50 से 70 किलोमीटर होती है और इसका भी हमने काफ़ी यूज़ किया पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों को टारगेट करने के लिए, है ना, जो आतंकी कैंप थे उसको ठिकाने लगाने के लिए राफेल लड़ाकू विमान के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस बम का यूज़ किया हमने, इसका नाम भी याद रखना, फ्रांस के द्वारा ही इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर एक ड्रोन है। ड्रोन खासतौर पर आपने अभी सुना होगा ड्रोन के बारे में, जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, इस पूरी वॉर में या फिर भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के मध्य में। तो इसको हम बोलते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन। ठीक है, तो ये इजराइल के द्वारा डेवलप किया हुआ ड्रोन है, याद रखना है। और ये ऐसे ड्रोन हैं जो युद्ध क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर खुद को लक्ष्य पर गिरा करके विस्फोट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही जो याद रखिएगा युद्ध में यूज़ हुई मिसाइल, ड्रोन और जो ये बम है, इनके नाम याद रखिएगा। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान का कौन सा शहर ऑपरेशन में निशाना बनाए गए आतंकियों का मुख्यालय में से एक था? विच सिटी इन पाकिस्तान हाउस्ड वन ऑफ द टारगेटेड टेरर हेडक्वार्टर? तो बहावलपुर, अभी मैंने आपको बताया, हमारी इंडियन आर्मी जो थी, है ना, इसने लगभग 9 जो आतंकी ठिकाने थे उसको टारगेट किया, जिसमें से एक बहावलपुर है ना। बहावलपुर जो था ये लगभग 300 किलोमीटर अंदर था पाकिस्तान में, है ना, और इसको हमने क्या बनाया, निशाना बनाया, याद रखिएगा। और ये काफ़ी एक प्रमुख मतलब जो आतंकवादी हेडक्वार्टर था उसमें से ये एक था और इसको हमने क्या किया, तबाह किया, नष्ट किया अपने ऑपरेशन सिंदूर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी इनोसेंट सिविलियंस वर किल्ड इन द पहलगाम टेरर अटैक इन कश्मीर? कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में कितने निर्दोष नागरिक मारे गए? तो लगभग इसमें 26 नागरिक मारे गए, याद रखिएगा, है ना। और इसके अंतर्गत एक नेपाली नागरिक भी था। ठीक है, और इसके ही
बदला लेने के लिए हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारगिल युद्ध 1999 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय हमारे द्वारा चलाया गया था जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, भारत और पाकिस्तान के बाद मध्य में जब युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा भी इसी समय चलाया गया था कारगिल वॉर में। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में याद रखिएगा, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो आप 1947-48 की बात करें, ठीक है, 71 की बात करें, 65 की बात करें, 99 की बात करें, या फिर कई बार जो आतंकी हमले हमारे भारत में किए हैं पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के बेस में, ठीक है। तो जब भी भारतीय सेना ने जो भी ऑपरेशंस चलाए हैं वो आप ज़रूर याद रखिए। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हेरोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? हेरोप ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ठीक है, तो इस ड्रोन का भी काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ किया इन पूरे ऑपरेशंस में, है ना। तो इजराइल के द्वारा ये ड्रोन विकसित किया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये ड्रोन की विशेषता है, ये अपने साथ विस्फोटक लेकर अपने लक्ष्य पर हमला करके उसको विनाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, और जिसके कारण इसको हम आत्मघाती ड्रोन भी बोलते हैं। तो ऐसा एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसे आत्मघाती ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम कामिकेज ड्रोन भी है, याद रखना, और इजराइल के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किसको आत्मघाती ड्रोन बोलते हैं, किसको कामिकेज ड्रोन बोलते हैं, किसको इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया गया है। तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीज फायर शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ सीज फायर, है ना। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ठीक है। तो जब भी किन्हीं दो देशों के मध्य में युद्ध होता है, ठीक है, तो स्थायी या फिर अस्थायी रूप से जब युद्ध को रोकने की सहमति बन जाती है दोनों देशों के मध्य में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीज फायर बोलते हैं। तो दो युद्धदर पक्षों के बीच में स्थायी या फिर अस्थायी रूप से युद्ध को बंद करने की सहमति को हम क्या बोलते हैं? सीज फायर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मिसाइल्स वर यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन मिसाइलों का उपयोग किया गया? मिसाइल वैसे पूछ रहा है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो किन किन से विस्फोटक पदार्थ या फिर कौन कौन से ड्रोन या फिर किन मिसाइलों का यूज़ किया, तो अभी ये हमने डिस्कस कर लिया। स्कैल्प मिसाइल हमने यूज़ की है, हैमर मिसाइल हमने यूज़ की है ना, कामिकेज ड्रोन हमने यूज़ किए हैं। तो वैसे तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का ड्रोन है, ठीक है, ये मिसाइल है, और ये एक प्रकार का क्या है? बॉम्ब है। अभी तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कस कराई है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु वाज द करंट चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, है ना। तो वर्तमान में भारत के जो एयरफोर्स के हेड हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह, है ना, अमरप्रीत सिंह। तो खासतौर पर अभी जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ भारत के खिलाफ, वैसे तो इसमें तीनों ही सेनाओं ने साथ में ही ये पूरे ऑपरेशन चलाए थे, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो एयरफोर्स का ही था, है ना। क्योंकि आज के टाइम पर जब भी युद्ध होता है किन्हीं भी दो देशों के मध्य में, तो उसमें एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में अमरप्रीत सिंह क्या हैं? वायुसेना के प्रमुख हैं, और डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो अन्य सेनाओं के प्रमुख हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दिनेश के त्रिपाठी जो हैं ये नेवी के या फिर नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी ये थल सेना के प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह ये वायुसेना के प्रमुख हैं। अनिल चौहान क्या है? CDS हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हेड हैं अलग अलग आर्म्ड फोर्स के, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थी? विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो भारतीय नौसेना भी इसमें इन्वॉल्व थी, भारतीय सेना भी इसमें इन्वॉल्व थी, और भारतीय वायुसेना भी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, है ना। तीनों ही सेनाओं ने इसमें साथ में मिलकर के ये पूरा ऑपरेशन किया, और ख़ासतौर पर जो एक्टिव तौर पर या फिर ज़्यादातर जिसका महत्वपूर्ण योगदान था वो भारतीय नौसेना थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो तीनों ही जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका बराबर से ही एक प्रकार से महत्व था यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मुख्य लक्ष्य में कौन से 3 आतंकी संगठन थे? विच 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस
वर द मेन टारगेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 जो आतंकी संगठन थे, ये हमारी भारतीय सेना के अंतर्गत मेन ये टारगेट था। और इनके लगभग मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बहुत सारे जो ठिकाने थे उनको भारतीय सेना के द्वारा तबाह किया गया है ना। 100 से अधिक, याद रखिएगा, 100 से अधिक आतंकियों को मारा है भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, और हाल ही में जो इंडियन जो भारतीय सेना है, इसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये भी बताया कि 40 या फिर इससे अधिक जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं या फिर अधिकारी हैं वो भी मारे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके जो अन्य एयरफील्ड थी उनको हमने नष्ट किया है, इनके बेस स्टेशंस थे उनको हमने नष्ट किया है, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमने नष्ट किया है। ठीक है, तो ये डिटेल याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और जो ये 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ मैंने डिटेलिंग में बहुत सारी डिटेलिंग ऐसी बताई है जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे ही जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आप इनको पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है, ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ अन्य कोर्सेज़ भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।